बड़े सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इन्वर्टर को खोल कर दिखा देता हूं। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आप इस इन्वर्टर को खुद घर पर खोलेंगे तो आप अपने हाथों से इसकी वारंटी को जाया कर देंगे। मैं इस इन्वर्टर को इसलिए ओपन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि इस इन्वर्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स और किस क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो दोबारा से क्लियर कर दूं कि अगर आप इसके स्क्रूज को खोलेंगे या टच करेंगे, उसकी सील को ब्रेक करेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। आप अपने हाथों से खुद इसकी वारंटी को जाया कर लेंगे। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सोलर इन्वर्टर को तो ओपन कर लिया है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से इसका ये वाला जो कवर है इसको रिमूव कर दूं ताकि अंदर से लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझाया जा सके। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम इन्वर्टर के टॉप कवर को रिमूव करते हैं तो जनाब उसके नीचे सबसे पहले हमें ये MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। इसके अंदर अच्छी कॉइल का इस्तेमाल किया गया है, FETs का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मुझे इस इन्वर्टर के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी लगी है जो कि मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी कम प्राइस वाले इन्वर्टर के अंदर कंपनी कन्फर्मल कोटिंग करवाएगी। हालांकि बड़े बड़े जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर कन्फर्मल कोटिंग की जाती है। मैंने दूसरे ब्रांड्स के इन्वर्टर भी देखे हैं मगर उनके इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर कन्फर्मल कोटिंग ना होने की वजह से जब नमी इसके अंदर आ जाती है तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है 2 साल चलने के बाद खराब हो जाते हैं। तो ये मुझे एक इसके अंदर प्लस पॉइंट नजर आया है कि जनाब कंपनी ने इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग कर दी है इन्वर्टर के हर एक सेक्शन के अंदर। वेल ये तो बात होगी कि जनाब ये वाला जो है हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला सेक्शन है। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है इनपुट वाले सेक्शन की, यानी कि DC इनपुट सेक्शन की। तो यहाँ पर अच्छे खासे हीट सिंक और अच्छी खासी FETs का इस्तेमाल किया गया है जिस तरह के एक नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी कन्फर्मल कोटिंग की गई है ताकि इन कंपोनेंट्स को जंग ना लगे। चूंकि मैं रिपेयरिंग का काम भी करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अक्सरियत में ये कंप्लेंट्स देखने को मिलती है कि ये जो पावर का बटन होता है इसके साथ ये जो ऑप्टो कपलर लगे होते हैं इनके ऊपर अक्सरियत में जंग लग जाता है जिसकी वजह से इसमें मसला आता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम MPPT सेक्शन को हटाते हैं तो नीचे वाली साइड पे 2 बड़े चॉपर आप लोगों को दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ मजीद ये वाला जो सेक्शन है ये आपका इन्वर्टर सेक्शन है, यानी कि ये 220 वोल्ट बनाने के काम आता है। चार्जिंग की FETs अच्छी खासी लगी हुई हैं। बकिया कंपोनेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी बेहतर कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। बोर्ड के ऊपर कुछ ICs लगे हुए हैं जो कि पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर के लिए यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर की ऑप्शन रखी गई है। इस साइड के ऊपर भी कन्फर्मल कोटिंग की गई है और MPPT की बैक साइड के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्फर्मल कोटिंग की गई है। अभी दोस्तों हम इस इन्वर्टर को वैसे ही फिट करके आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बता देते हैं। अभी दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो मैं यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप इन्वर्टर को टर्न ऑन करेंगे तो अभी ये हमारे बैकअप मोड के ऊपर आ चुका है और इसके दोनों एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। यहाँ पर इनपुट के ऊपर AC 220 वोल्ट को हमने कनेक्ट नहीं किया। आउटपुट के ऊपर हमें ये बता रहा है कि जनाब आपकी इतने वोल्ट आउटपुट के ऊपर निकाल रहा है। सेंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकेंगे। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा आपको। इसके अलावा सोलर पैनल से कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं। इसके अलावा बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज है, आउटपुट के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, कितने % का लोड चल रहा है, कितने VA का लोड चल रहा है और कितने वाट का लोड चल रहा है। सारे पैरामीटर्स आप लोगों को यहाँ पर बताएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि इसकी सेटिंग को आपने कैसे करना है। एंटर वाले बटन को आपने थोड़ी सी देर प्रेस करके रखना है, तब तक प्रेस करके रखना है जब तक बीप की आवाज बंद नहीं होती। सबसे पहले नंबर पर 0 नंबर की सेटिंग आप लोगों को शो हो रही है। एग्जिट मोड होता है ये। सेंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पहले नंबर की सेटिंग है, अगर आपके एरिया में वोल्टेज 100 वोल्ट से कम होते हैं और 280 वोल्ट तक होते हैं तो जनाब आप इसको इसी सेटिंग के ऊपर रहने देंगे। अगर आपके एरिया में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, 170 वोल्ट से लेकर आपकी जनाब 280 वोल्ट तक होती है, तो आप इसे AFU के ऊपर भी कर सकते हैं। ये बेसिकली नैरो और वाइड का फंक्शन है जो कि पहले UPS के अंदर पाया जाता था। तो अगर वोल्टेज कम आते हैं तो आप इसको डिफॉल्ट के ऊपर ही रहने दें। इसके बाद दूसरे नंबर की सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर बैटरी टाइप। ये आपने ज़रूरी करना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कंप्लेन करते हैं भाई इन्वर्टर लगाया बैकअप नहीं मिल रहा। तो बैकअप क्या खाक मिलेगा आपको जब आपने उसकी सेटिंग ही नहीं सही करनी। तो यहाँ पर आप इसको FLD के ऊपर कर दें अगर आपकी तेजाब वाली बैटरी है। अगर टाल ट्यूबलर है तब भी आपने FLD के ऊपर करना है। AGM के ऊपर तब आपने करना होता है जब आपकी बैटरी ड्राई बैटरी होती है या जेल बैटरी होती है। इसके बाद जनाब तीसरे नंबर पर जो सेटिंग हमारे पास आती है वो हमारे इनपुट से चार्जिंग एम्पेयर की सेटिंग आती है कि आप कितने एम्पेयर से अपनी बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो आप इसे 25 एम्पेयर के ऊपर ही रहने दें। अगर लोड शेडिंग कम होती है तो 10 एम्पेयर से भी चार्ज करवा सकते हैं। ये बैटरी की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 50-100 एम्पेयर की बैटरी है तो 10 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। अगर बड़ी बैटरी है तो 25 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। चौथे नंबर की जो सेटिंग है ये बल्क चार्जिंग है। आप इसे अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं मगर मैं इसे 14.1 वोल्ट ही रिकमेंड करूंगा।
होगा। दोस्तों यहाँ पर जो 5वें नंबर की सेटिंग है वो आपके फ्लोटिंग वोल्टेज की सेटिंग होती है, आप इसको भी डिफॉल्ट के ऊपर रहने दें। इसके बाद जो 6ठे नंबर की सेटिंग है वो लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज है कि कितने वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी जाए और आपका यूपीएस बंद हो जाए, इसे भी आप डिफॉल्ट के ऊपर रहने दें। इसके बाद 7वें नंबर की जो सेटिंग है वो आउटपुट का सोर्स सेलेक्ट करती है, यानी कि आप पहले सोलर यूज करना चाहते हैं, पहले वोल्टा यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सोलर से ज्यादा पावर आए तो आप जनाब इसको SOL के ऊपर रख के एंटर कर देंगे। इसके बाद जनाब सोलर की जो चार्जिंग करंट है वो यहाँ पर आप लोगों को 8वें नंबर पर शो होगी कि कितने एम्पेयर से आप सोलर से चार्जिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इसे डिफॉल्ट के ऊपर रहने दें। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये वो बेसिक सेटिंग है जो आपके इन्वर्टर के अंदर होनी चाहिए। अभी दोस्तों चूंकि रात का टाइम है, जैसे ही सुबह होती है हम इसके साथ सोलर को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेस किस तरह का हमें दिखाई देता है, और इसके ऊपर लोड डाल के ये चेक करेंगे कि आया ये एक्चुअल में कितने वॉट का है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल हमने यहाँ पर रखे हैं और 2 सोलर पैनल हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल कोई एक क्वालिटी के नहीं है, ऊपर वाला ये वाला सोलर पैनल टूटा हुआ है, जबकि वो वाले जो सोलर पैनल है काफ़ी पुराने हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं है। अभी आपको लिए चलते हैं यूपीएस के पास। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सोलर पैनल हमारी बैटरी को भी चार्ज करवा रहे हैं और हमारी लोड को भी चला रहे हैं। मैं यहाँ से पैरामीटर्स को चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 15.7 वोल्ट हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं, 14 एम्पेयर सोलर पैनल प्रोड्यूस करके अभी हमारे इन्वर्टर को दे रहे हैं। 12.7 वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज है। अगर मैं लोड की बात करूं तो तकरीबन 11% तक का जो लोड है वो हमने इसके ऊपर चलाया हुआ है। मैं लोड को भी इंक्रीज करता हूं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने अभी इसके साथ 4 सोलर पैनल 150 वाट के पैरेलल के अंदर लगाए हैं। आप इसके साथ 6 सोलर पैनल 150 वाट, 160, 170 या 180 के लगा सकते हैं, यानी कि टोटल आप इसके साथ 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों अटैच हो जाएंगे, मगर वोल्टेज रेंज का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि 100 वोल्ट इसकी मैक्सिमम है, 100 वोल्ट से ऊपर नहीं जाने देना आपने। चूँकि इसका चार्ज कंट्रोलर 55 एम्पेयर का है तो जनाब आप इसके साथ सोलर पैनल्स को सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं, मगर बेस्ट रिजल्ट आपको पैरेलल में ही मिलेगा। 330 वाट वाले 3 सोलर पैनल आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। छोटे साइज के 6 सोलर पैनल आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। 2-2 की सीरीज भी बना सकते हैं, मसला नहीं है, मगर कंपनी ये रिकमेंड करती है कि 15 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक इसकी जो MPPT की रेंज है वो बेस्ट रेंज है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लोड को इंक्रीज किया तो सोलर से आने वाली करंट भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जिस हिसाब से आपका लोड इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सोलर से आने वाली पावर भी ज्यादा होगी। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि कंपनी ने इस इन्वर्टर के अंदर 2 अदद एग्जॉस्ट फैन लगा दिए हैं। ये वाला फैन भी चलता रहता है और ये नीचे वाला जो फैन है ये भी मुसलसल चलता रहता है। अब ये वाला जो ऊपर वाला फैन है ये हवा को अंदर की तरफ सक करता है और ये जो नीचे वाला फैन है ये हवा को बाहर की तरफ निकालता है। यानी कि ये 2 फैन लगाने से इस इन्वर्टर की जो लाइफ है वो लंबी इस तरह से हो जाती है कि ऊपर वाली साइड से इसको फ्रेश एयर मिलती रहती है। इन्वर्टर के अंदर जो हीट सिंक लगे हैं वो गर्म होते हैं, तो वो हवा जब उसके अंदर से गुजरती है तो जनाब उसकी गर्मी को भी साथ ले जाती है, जिससे आपका इन्वर्टर ठंडा रहता है और ज्यादा लॉन्ग लाइफ चलता है। दूसरी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि आप इसको अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं। कम प्राइस के अंदर जितने इन्वर्टर आते हैं उनके अंदर ये वाली ऑप्शन नहीं होती। तीसरी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि जनाब इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर ज्यादा देर तक चलेगा। चौथी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि जनाब ये 1200 वी और 1000 वाट का है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 6 अदद पंखे, 30 से ज्यादा LED बल्ब और कंप्यूटर LCD वगैरह इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं, यानी कि 1000 वाट तक का जितना भी लोड है उसे आसानी से ये बर्दाश्त कर लेगा। इसके अलावा मुझे इस इन्वर्टर के अंदर एक और खास बात ये नजर आई है कि इसके अंदर वोल्टा से आप 25 एम्पेयर तक अपनी बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं, यानी कि 10 एम्पेयर से लेकर 25 एम्पेयर तक अपनी बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। इसके मद्देमुकाबले